मैं बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर हूँ 2021 का। अच्छा जी पेप्सी। फिर सोचा कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब बोतल की बजाय प्लॉट बेच के चेक किया जाए। सेल्स मार्केटिंग आप इसको इन शॉर्ट लें डॉक्टर साहब, तो सामने वाले की जेब से पैसे निकलवाने हैं। अच्छा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ इटसेल्फ। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस यही होती होता है जी, फलां जी। मुझे आइडिया हो गया आप किस तरफ बात ले जाना चाह रहे हैं। चले ये वो वाला फोरम नहीं है, इस पे मजीद डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन एक बंदे ने एक प्लाट लिया, ठीक है, उसकी पेमेंट भी हो गई, सारा जो उसका प्रोसीजर है वो भी क्लियर हो गया। और लास्ट में ये होता है कि जब बंदा उस पर काबज या कब्जा करने जाता है, पोजेशन लेने तो ये होता है कि देखा जाता है वो पहले भी दो बंदों ने खरीदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, प्रॉपर्टी की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है। थोड़े से अरसे में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और शोहरत से नवाज दी है। आज आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं जनाब मोहतरम चौधरी फुरकान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी का शुबा है, कब कैसे और किस तरह इसकी तरफ रग़बत हुई? बेसिकली डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले पेप्सी कंपनी में, बॉटलिंग कंपनी है, इसमें एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा था। बल्कि उससे भी पहले अगर आप कहें तो मैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर आया था। तो इन शॉर्ट अगर इसको बताएं तो मेरे एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ उस्ताद उन्हें कह लें, मोहसिन कह लें, या जो भी है, उन्होंने मुझे, मुबशर एयाज साहब हैं गखड़ गुजरांवाला से, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनको फिर एक दफ़ा थैंक यू करना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने, वो एक होता है ना एक्सप्लोर करना बंदे को कि यार इसमें ये चीज़ है, या ये इस स्टैंडर्ड पे आ सकता है, या ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये जो भी है जिस तरह भी है, उन्होंने मुझे सेल मार्केटिंग की तरफ राग़ किया था कि आपने, आपकी स्पीकिंग पावर है या आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। अच्छा, इसमें भी एक मज़ीद मुखलिस नाम अगर मैं अदील बरलास साहब का ना लूँ तो वो भी मायूब समझा जाएगा, क्योंकि अगर वो सपोर्टिंग एंड पे ना होते तो मैं शायद मार्केट में भी सर्वाइव ना कर पाता। तो वहाँ से मैं मार्केट में आया। फिर मार्केट में ऑलमोस्ट मैंने 1.5-2 साल काम करके सेंट्रल पंजाब टॉप किया। मैं बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर हूँ 2021 का। अच्छा जी पेप्सी। फिर सोचा कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब बोतल की बजाय प्लॉट बेच के चेक किया जाए कि ये कैसा एक्सपीरियंस है। तो ये एक ब्रीफ सा था कि मैं प्रॉपर्टी की तरफ कैसे आया, और अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट डे और टिल डेट तक कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ, और इंशाल्लाह आगे भी ये इसको फॉर लाइफ ही लेके कंटिन्यू करूँगा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इन फ्यूचर आपका एक नाम पैदा हो? जो फील्ड है उसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं, तो कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए एक अच्छे प्रॉपर्टी में कि उसका एक नाम और मुकाम बन सके इन फ्यूचर? इसके बारे में हमारे नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, और बड़ी रेयर भी है क्वालिटी वाइज। इसमें सबसे पहले तो आपकी ज़ुबान है। ज़ुबान मींस आपकी कमिटमेंट। आप अपने क्लाइंट, इन्वेस्टर, अपने वॉक इन कस्टमर, एंड यूज़र, किसी भी टर्म के कंडीशन में कोई भी इन्वेस्टर आपके पास आ रहा है तो आपकी कमिटमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लेट्स सपोज आपने एक चीज़ 50 लाख की है, 5 मिलियन या 10 मिलियन की है, अगर आपने उसको एक कोट रेट कर दी है, या आपके पास उसकी बेसिक नॉलेज कंप्लीट है, तो फिर ही आपने उसको ये कोट करनी है। अदरवाइज़ आपने, अगर आप एक दफ़ा कमिटमेंट से फिर गए या कोई चीज़ आप प्रॉपर प्रोवाइड ना कर सके, लाइक रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें रेंटल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, रेजिडेंशियल है, रकबा जात है। अभी ज़ाहिर पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। लेकिन मेरा ख्याल है और मेरा तजर्बा है, और मार्केट में अपने सीनियर हज़रात को देख देख के जो बेसिक इसका ऑब्जेक्ट लर्न किया, वो यही है कि आपकी कमिटमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने मार्केट में स्टैंड करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, अगर आपने ब्लफ करना है, अगर आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में मुलवस रहना है, तो फिर आप 6 महीने साल में बहुत अच्छी अमाउंट कमा के यहाँ से एटलीस्ट बाहर चले जाएंगे, कहीं रुपोश हो जाएंगे। आप कंटिन्यूसली इसको फॉर लाइफ नहीं लेके जा सकते। सर हमने बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई बंदा आया है, उसने दूसरी हाउसिंग स्कीम से रेट कम किया और फौरी तौर पे हम लोग उसी लालच में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये होता है कि 1 माह 2 माह बाद हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जी। मुझे आइडिया हो गया आप किस तरफ बात ले जाना चाह रहे हैं। चले ये वो वाला फोरम नहीं है, इस पे मजीद डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन होता है ऐसे ही है, होता है ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे। मुख्तसर ये कि कोई भी फील्ड आप किसी शोबे में भी है, ईमानदारी, बिल्कुल
बिल्कुल, इसमें कोई शक और जो नहीं। आप ईमानदारी, करते हैं, हॉनेस्टी, उसमें होना आपकी प्रोफेशन से हॉनेस्टी, और उससे पहले आपकी अपने प्रोडक्ट पे, बेसिकली ये प्रोडक्ट ही है ना, सेल मार्केटिंग जी, अगर जाए, बिल्कुल। इस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ग्रिप। आपका जो नॉलेज लेवल है वो 0 से 100 तक होना चाहिए। अगर उसके कोई भी लेवल हैं, आप किसी जगह पे लैग नहीं करने चाहिए उस पर। दूसरा, हमारे नाजरीन को बताएं कि ये सेल मार्केटिंग ये क्या चीज़ है? सेल्स मार्केटिंग, आप इसको इन शॉर्ट लें डॉक्टर साहब, तो सामने वाले की जेब से पैसे निकलवाने हैं। अच्छा। अब सेल मार्केटिंग को, सामने वाली जेब से पैसे निकलवाने को आप डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि आप ये टेबल पे एक कप है, एक प्लेट है, एक टिश्यू पेपर है, एक ग्लास है, शूज़, इक्विपमेंट्स, हमारे ड्रेसिंग, कोई भी चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग है, ये किसी ना किसी कंपनी की प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और आप बहैसियत इंसान, बहैसियत ह्यूमन बीइंग, हर जगह पे किसी ना किसी कंपनी के आप कस्टमर हैं, ठीक है। सेल मार्केटिंग, फिर उसको आप मज़ीद डिफ़ाइन करें, फिर वो प्रोडक्ट की उसमें बेसिक नॉलेज होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, फिर आपकी कन्विंसिंग पावर होती है उसमें कि आप इसको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ तक ले जा सकते हैं। कन्विंसिंग पावर आपकी कितनी हाई स्टैंडर्ड्स पे है कि आप किसी को भी कोई भी चीज़ बेचने पे कन्विंस कर सकते हैं। फिर उसमें मज़ीद डिटेल अगर आप जाएँ तो फिर नेटवर्किंग होती है। लाइक अगर आप प्रॉपर्टी के वाले से बात कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें मैंने एक डील उठाई है 100 प्लाट की या 100 फाइल्स की, तो मेरे पास एटलीस्ट 100 नेटवर्किंग में लोग होने चाहिए, इन्वेस्टर क्लाइंट हजरात होने चाहिए, जिनको मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकूँ। ठीक है। सेल मार्केटिंग को आप इसलिए इस हवाले से डिस्क्राइब कर सकते हैं या इवन समराइज़ कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी का शुभ है, अर्निंग के हवाले से कितना मुफीद है, या इसके बारे में कुछ नाजरीन को बताएं। जो लोग देखिए, ज़्यादा ये भी देखने में आया है और देखते भी हैं लोग कि अर्निंग काफ़ी है, ठीक है, लेकिन ये कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल की है, उसके बाद दूसरे शोबे की तरफ अगर रूल के मुताबिक, या ये कह लेंगे जो ओरिजिनल तरीका है उसके मुताबिक किया जाए, तो अर्निंग का क्या तरीका है, या इसमें अर्निंग हासिल करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में भी ना कुछ हमारे नए आने वाले जो है ना, उनको डिटेल से बताएं। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं एज अ इंडस्ट्री, तो जितनी भी वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इसको कह लें, कि जो भी इनकम जनरेट करती हैं और हाईएस्ट रेट पे इनकम जनरेट करने वाली कंपनीज़ हैं या फील्ड हैं, उनमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री और आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपकी गाड़ियाँ और ये वो मामलात हैं जो ये सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू रखती हैं। हाई वैल्यू इस तरह रखती हैं कि इनकी कोई लिमिट है ही नहीं है। हम ना अक्सर अपनी वो मार्केटिंग कैप्शन यूज़ करते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ इटसेल्फ। अब अर्थ है, दुनिया का कोई भी कोना है, तो वो बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए वो एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। अब अंदाज़ा लगा ले कि दुनिया कितनी बड़ी है। इस हवाले से इस फील्ड को आप किसी एक डिजिट में समराइज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि इस फील्ड में शॉर्टकट में अगर ना पड़ें, अगर आप इसको फॉर द लॉन्ग टर्म लेके चलें और सब्र और हौसले के साथ लेके चलें, जहाँ पे डेफिनेटली आप ब्लफ नहीं करेंगे या मिस कमिटमेंट नहीं करेंगे, तो ये आपको फॉर लाइफ के, मैं कहता हूँ कि 7 जनरेशन तक भी आपको ये अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे दे सकती है। मकसद है कि अगर आप इसको रूल रेगुलेशन के मुताबिक चलें, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा अर्निंग का है। बिल्कुल ऐसे ही रूल रेगुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी वो डिस्कस किया ना कि कमिटमेंट, सबसे ज़्यादा कमिटमेंट है। कमिटमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल करूँगा कि कोई भी इंसान है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आता है, वो किसी प्रोजेक्ट पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। वो मेरे पे या डॉक्टर साहब आप पे इन्वेस्ट करेगा। जो आप उसको बता देंगे, चाहे आप उसको लेट्स सपोज हमारे जो लोकल मार्केट है, ग्रैंड सिटी है, मेट्रो सिटी है, बुराक सिटी है, न्यू सिटी खा रही हैं, सिटी हाउसिंग है, इवन इनमें से उसको नहीं पता कि 5 मरला की क्या प्राइस होगी या 10 मरला मुझे कहाँ पे बेनिफिट देगा। उसको ये पता है कि मैं फुरकान साहब को या डॉक्टर साहब को जानता हूँ, मुझे इनकी बात पे बताया हुआ ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा एतबार है, तो वो सबसे पहले आप पे इन्वेस्ट किया जाता है, आपकी ज़ात पे इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद जाकर फिर अगर प्रोजेक्ट की बात होती है कि ये कोई इंस्टॉलमेंट प्लान है, ये कैश प्लान है, ये हमें लेटर ऑन क्या इसका बेनिफिट हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस प्रॉपर्टी के हवाले से आ रहे हैं कि एक बंदे ने एक प्लाट लिया, ठीक है, उसकी पेमेंट भी होगी, सारा जो उसका प्रोसीजर है वो भी क्लियर हो गया, और लास्ट पे ये होता है कि जब बंदा उस पर काबज या कब्जा करने जाता है, तो ये होता है कि देखा जाता है वो पहले भी 2 बंदों ने खरीदा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, या इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, ये भी एक टेक्निकल बेसिस पे क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग ना मैं समझता हूँ कि बेसिक नॉलेज लेके मार्केट में नहीं जाते। बेसिक नॉलेज से मुराद ये है कि जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है।
एक लोकल प्रॉपर्टी में स्टैंड करती है ये चीज़, ठीक है। एक चीज़ जो है वो हाउसिंग सोसाइटी में स्टैंड करती है। दोनों का मैकेनिज़्म अपोजिट है। अपोजिट इस तरह है कि लोकल प्रॉपर्टीज़ में आपका फ़र्द सिस्टम यूज़ होता है, पटवारी, अदालत, कचहरी, मामलात, तहसीलदार, जो भी आप इसको टर्म्स एंड कंडीशन में ले जाएं वो इन्वॉल्व होता है उसकी वेरिफिकेशन के लिए, उसको इंडोर्स करने के लिए। लेकिन सोसाइटीज़ में सिर्फ फाइल सिस्टम होती है। सोसाइटी में उसका कोई फ़र्द नहीं होता, कोई शजरा नहीं होता, कोई आप उसको कह लें कि जो आपका विरासती कानून लागू होते हैं या प्रॉपर्टी के जितने भी एक्ट हैं इंडो पाक में, आप सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देख लें, क्योंकि वही अभी तक चल रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी इटसेल्फ कोई प्रॉपर कानून तो अभी तक अपनी एंड से तो नहीं बनाए, लेकिन उसमें यह है कि फ़र्द सिस्टम में अगर आप जाएं तो फ़र्द सिस्टम में फिर वही बात आती है कि लोग अपने एंड से ना उसको नॉलेज लेके नहीं चलते। नॉलेज लेके नहीं चलते कि एक फ़र्ज़ करें मैंने रकबा परचेज़ किया, रकबों में ज़्यादातर ये ख़ास बात होती है, घरों में या लोकल प्लाट में नहीं होती। रकबों में एक ही फ़र्द 3-3 जगह बिका होता है। अच्छा, ठीक है, एक ही फ़र्द है जो उसका प्रॉपर्टी का प्रूफ होता है पाकिस्तान में या पंजाब लेवल पे जो चल रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक लीगल कंसल्टेंट के थ्रू आप 10 या 15 या 20 मिनट के वक्फे में जाके या इतने टाइम पीरियड में जाके आप उसको अराजी रिकॉर्ड सेंटर से कंफर्म करवा सकते हैं कि ये ऑलरेडी किसी को सोल्ड आउट के लिए निकला हुआ है प्रिंट या नहीं निकला हुआ। अब आ जाए हाउसिंग स्कीम की तरफ। यहाँ पे जो है आपका फाइल सिस्टम है, इसके बारे में भी कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि इसके लिए क्या करना चाहिए और किस तरह मुनासिब है। या कोई बंदा एक प्लाट लेता है तो उसके बारे में उसको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले ही पता होना चाहिए, और जब ये फाइनल होता है तो उसका क्या तरीका है, इसके बारे में भी कुछ हमारे नाजरीन को। फाइल सिस्टम की जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप इसको देख लें कि सबसे पहले कुछ लगड़ बगे प्रोजेक्ट में ना जाएं आप। लगड़ बगे प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि अब हमारे यहाँ पे ना जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसी के हो सकता है राउंड अबाउट में कोई 15-20 हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हों, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए या आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस पर आपने वर्किंग कर लेनी चाहिए कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है और इसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, वो ये दोनों चीज़ों में समराइज़ कर लेते हैं। फिर फाइल सिस्टम में आ जाएँ, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग वो ये होती है कि डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंट वाली जो फाइल है, ख़ास तौर पे इंस्टॉलमेंट प्लान कंटिन्यू कर लेते हैं लेकिन प्लाट को नंबर नहीं लगवाते, एलोकेशन नहीं लगवाते। अब उसमें क्या होता है कि एक मैप है वो कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, 2, 4, 10, 20 हज़ार नंबर उसने अनाउंस कर दिए हैं। कस्टमर या क्लाइंट ने उसको अलाट नहीं करवाया कोई भी नंबर, लाइक आप 5 मरला या 7 मरला या 10 मरला। उसमें फिर क्या होता है कि आपने पेमेंट तो पूरी की होती है, आप अपने माइंड सेट घर में बैठ के बना के बैठे होते हैं कि आपने ये फाइल ली हुई है, प्लॉट लिया होता है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता कंपनी के रिगार्ड में। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो फाइल सिस्टम में होती है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा फाइल को नंबर लगवा लें, उसकी लोकेशन का आइडिया हो जाए, फिर वो आपकी ईच एंड एवरीथिंग सिक्योर है। प्लाट ये तो आप ज़ाहिर हाउसिंग स्कीम में बैठे हुए हैं, ये तो आप सेल कर रहे हैं। इसके अलावा शॉप्स वगैरह और ये जो मकानात वगैरह हैं, इनका भी आप काम करते हैं या सिर्फ हाउसिंग स्कीम के साथ ही रिलेटेड जो काम है उसका करते हैं? अच्छा, इसमें तो ये है कि मैं यूआर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे कह लें कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यूआर प्रॉपर्टीज़ पिछले 24 साल से तहसील खारियाँ के लेवल पे वर्किंग कर रही है, और इसमें अगर आप मज़ीद डिटेल में जाएँ तो लोकल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और फिर आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़, ये सब के अलग-अलग सेगमेंट हैं। मतलब आप जितनी बातें बता रहे हैं ये हर चीज़ अपने अपने फोरम पे इसको डील किया जाता है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अगर आप लोकल रकबा जात की बात कर रहे हैं, इवन आप सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम अपने एंड पे सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर रह के। तो आप किसी भी कंसल्टेंसी के लिए आप देखना चाहें तहसील खारियाँ में, इवन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में खारियाँ सराय आलमगीर स्पेसिफिकली उसे कह लें, तो हम हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहे हैं इस पर। हमारे नाज़रीन को ये भी काइंडली बता दें कि आपकी जो ब्रांचें हैं ऑफिस की, ये कौन कौन सी जगह पे है, और अगर कोई बंदा आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है प्रॉपर्टी के हवाले से तो वो काइंडली अपना कनेक्ट नंबर भी उनको बता दें। जो हमारा हेड ऑफिस है, जो जहाँ पे मैं भी ऑलमोस्ट डेली ही आता हूँ, डीलर्स एनक्लेव सिटी हाउसिंग खारियाँ, बिल्कुल इसकी जो मेन इंटरेस्ट बन रही है सिटी हाउसिंग की, उसके साथ है। एक अब हमारा ऑफिस यहाँ पे है जो कि हेड ऑफिस के तौर पे काउंट होता है।
फिर एक खारियां में ऑफिस है हमारा, जो मेन बाज़ार आपकी जो मेन कचहरी है, मलवाना टावर एक बड़ा मशहूर मारूफ कह ले के कमर्शियल सेंटर है, उसमें हमारा एक सब ऑफिस है। और फिर एक ऑफिस हमारा न्यू सिटी खारियां में है, वो साइट ऑफिस है, वो ऑपरेट होता है न्यू सिटी खारियां के वाले से स्पेसिफिकली खारियां और लाला मूसा के दरमियान यू मार्ट है, इसके सेंटर पॉइंट में ही बनता है। एक बड़ा लिमिटेड सा प्रोजेक्ट है और वहाँ पे हमारा एक साइट ऑफिस भी है। आने वाले जो नए प्रॉपर्टी की तरफ रगबत रखते हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए लास्ट पे? इसमें सबसे पहले मज़बूत हिसाब का मालिक होना चाहिए जी। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, अगर आप सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कोई भी बिज़नेस या कोई भी इन्वेस्टमेंट फोरम नहीं फॉलो कर सकते। आप बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छी फील्ड है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत वाइड रेंज कह लें कि ये फील्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि ये वर्ल्ड वाइड अगर आप इसको काउंट करें, इवन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, वो भी रियल एस्टेट टाइकून ही है वहाँ पे। ऑलरेडी भी एक दफ़ा बन चुके हैं, लेकिन अभी उनका ये वाला कंसेप्ट ज़रा ज़्यादा आ रहा है। सो ये बहुत अच्छी फील्ड है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ब्लफ नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आपका रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, कोई भी सोसाइटी है, लोकल है, कुछ भी आप डील कर रहे हैं, कोई 1 2 3 4 हर चीज़ पे ना इन्वॉल्व हों। कोई आप अपने सेगमेंट रख लें कि मैं यहाँ पे स्टैंड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्टैंड नहीं कर सकता। और फिर दूसरी और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि हम जब ब्रीफिंग सेशन में होते हैं, किसी क्लाइंट को हैंडल कर रहे होते हैं, तो हम साइकोलॉजिकली ये नहीं एग्जामाइन कर पाते कि हमारा 10 मिलियन वाला इन्वेस्टर बन सकता है या हमारा 2 मिलियन वाला इन्वेस्टर बन सकता है। उसमें ये होता है कि 2 मिलियन को हम लाइकवाइज सैलरी पर्सन के लिए अफोर्डेबल चीज़ समझते हैं, ठीक है, मतलब उसको हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते, लेकिन सैलरी पर्सन के लिए जो इंस्टॉलमेंट प्लान। लेकिन अगर एक बिज़नेस पोर्टफोलियो से बंदा आया, उसको अगर हम 2 मिलियन की कोट करें और 10 मिलियन की उसको रिजेक्ट करें, तो वो हमसे नहीं लेगा, किसी साइट वाले से लाजमी ले लेगा, आगे पीछे किसी भी प्रोजेक्ट में चला जाएगा वो, लेकिन आपकी वो ब्रीफिंग से सेटिस्फाई नहीं होगा। सो ये सबसे पहले आपने एग्जामाइन करना होता है, आपने ऑब्जर्व करना होता है। वो मेरा ख्याल है कि 2-4 मिनट में भी आपको आइडिया हो जाता है, जो भी आपके सामने इन्वेस्टर आके बैठता है, वॉक इन कस्टमर होता है या इवन आपका कोई क्लोज रिलेटिव फ्रेंड फैमिली होता है। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी डील्स मेरी इवन अभी तक अगर आप इसको करें कि मैं लर्निंग प्रोसेस में ही खुद को समझता हूँ, बेशक 3-4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात मैं लर्न करता हूँ कि मैं इस पर्सनैलिटी को जो मेरे अपकमिंग बैठा हुआ है, इसको मैं क्या चीज़ कोट करूँ जो इसके रेलिवेंट हो, मतलब इसके बजट के रेलिवेंट हो बेसिकली। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। फिर मैंने आपको अर्ज़ की ना, प्रोजेक्ट कोई भी हो, सबसे पहले आपकी ज़ात पे इन्वेस्ट किया जाता है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी। फरकान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमें टाइम दिया। आपकी बातों से मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सर हम 24/7 अवेलेबल है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाजरीन, उम्मीद है आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अरशद चौधरी को इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, देखते रहें ARP न्यूज़।